नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बजने वाले हैं, यानी कि खबर दमदार का वक्त। और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम दल तैयारी में जुटे हैं। कल दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होनी है। कल होने वाली बैठक में यूपी पर चर्चा होगी। 15 से 20 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। वहीं गुरुवार शाम को होने वाली बैठक में कौन कौन दिग्गज शामिल होंगे, विस्तार से इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर, मोदी की गारंटी रथ से जुड़ी। लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी की गारंटी रथों को रवाना किया गया। अगली खबर दंगाइयों को चेतावनी से जुड़ी। आज मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि अब दंगाइयों के लिए यूपी पुलिस काल है। जबकि आखिरी खबर अखिलेश के सीबीआई नोटिस से जुड़ी हुई। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश को नोटिस मिला है। अब इस पर सियासत भी चालू हो गई है। हर खबर पर विस्तार से चर्चा होगी। दिल्ली में कल होने वाली बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में यूपी को लेकर चर्चा होगी। कल शाम तकरीबन 6:30 बजे ये मीटिंग होने वाली है और इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी चुनाव प्रभारी समेत चुनाव समिति के सदस्य शामिल होंगे। बीजेपी कल 100 से 120 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। बड़ी खबर है ये कि कल बीजेपी की दिल्ली में मीटिंग हो सकती है और 100 से 120 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सामने आ सकती है। पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, कल शाम 6:30 बजे के आसपास मीटिंग की शुरुआत होगी। क्या उम्मीद करें कि कल ही लिस्ट आ जाएगी? हालांकि बीजेपी की कार्यशैली को देखें तो मीटिंग के तुरंत बाद लिस्ट सार्वजनिक तो नहीं होती है। नाम पर मंथन होगा या लिस्ट आ जाएगी? देखिए मेनका, कल तकरीबन 6:30 बजे शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और यहाँ बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। कल की बात करें तो 6-7 राज्यों के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मंथन किया जाएगा। कल जो पहली बैठक जो केंद्रीय चुनाव समिति की होगी उसमें जो है बीजेपी तकरीबन 160 सीटें पूरे देश भर की ऐसी हैं कि जहां वो या तो चुनाव हारी थी 2019 के चुनाव में, या उनका प्रदर्शन जो है वो कमजोर रहा था, मतलब बहुत कम मार्जिन से जीत दर्ज की थी। तो ऐसी सीटों पर कल बीजेपी जो है वो चर्चा करेगी। उसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीट भी शामिल हैं। उसके अलावा कुछ जो कमजोर सीटें भी उत्तर प्रदेश की रही हैं जिन पर बीजेपी कम मार्जिन से जीती थी, उन सीटों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो ऐसे में कल तकरीबन 100 के आसपास सीटों पर मंथन किया जाएगा। अगर नाम घोषणा की बात करें तो बीजेपी जो है कल एक बार मंथन पूरा कर लेगी। उसके बाद में किसी भी वक्त या तो कल या अगले 1-2 दिन के अंदर बीजेपी पहली अपनी लिस्ट जो है वो हारी हुई और कमजोर सीटों को लेकर जो लिस्ट जो है उसको बीजेपी बहुत जल्दी ही जारी कर सकती है। उसके साथ साथ उसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि जो प्रधानमंत्री की सीट है बनारस, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री की सीट की घोषणा हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह की सीट की भी घोषणा हो सकती है। तो ऐसे नामों की सीटों की घोषणा भी हो सकती है उसमें। तो लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्योंकि लगातार पिछले शनिवार को उत्तर प्रदेश को लेकर कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। आज भी 13-14 राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक लगातार बीजेपी मुख्यालय में अभी तक सुबह से लेकर अब तक जारी है और देर रात तक ये बैठक चलेगी। तो बीजेपी तमाम राज्यों को अपने जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पूरा होमवर्क पूरा कर लेना चाहती है और धीरे धीरे जैसे चुनाव समिति की बैठक आगे बढ़ेंगी उसमें राज्य वाइज जो है बीजेपी अपनी लिस्ट रिलीज। पवन, कल की मीटिंग में यूपी की बात की जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा और कौन कौन शामिल हो सकता है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर केंद्रीय टीम की बात करें तो केंद्रीय टीम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। उसके साथ साथ जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं वो रहेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की तरफ से बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक। उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भूपेन्द्र चौधरी वो रहेंगे। प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी घोषित किए गए हैं बैजयंत जयपांडा वो रहेंगे। उनके साथ साथ संगठन महामंत्री जो है धर्मपाल वो रहेंगे। साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चूंकि केंद्रीय चुनाव समिति का पार्ट भी हैं और उत्तर प्रदेश के कोर ग्रुप का पार्ट भी हैं, तो उस नाते और राजनाथ सिंह भी उस बैठक में रहेंगे। तो ऐसे में तमाम जो वरिष्ठ जो नेता हैं कोर ग्रुप के वो कल की बैठक में शामिल रहने वाले। ठीक है पवन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। कल की बहुत ही अहम मीटिंग और खासकर 100-120 वो सीटें जहां पर बीजेपी को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, जहां दूसरे तीसरे नंबर पर रही थी पार्टी, उन पर मंथन सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है। इधर लखनऊ में विकसित भारत मोदी की गारंटी रथों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया। साथ ही इन रथों के साथ सुझाव पेटी भी रवाना की गई है। ये रथें यूपी का दौरा करेंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र के लिए लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2019 में बीजेपी अकेली लड़ रही थी, तब भी सभी राजनीतिक दल एकजुट थे, पीएम मोदी के खिलाफ लड़ रहे थे। तब हमने 80 में 64 सीट जीते थे। अब
और भी ज्यादा अच्छा वातावरण है और प्रभु राम की कृपा भी है। बहुत सारी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम भी पूरा हुआ, तो हमें उम्मीद है कि 100% परिणाम मिलेंगे और इसके लिए सभी तैयारी बीजेपी कर रही है। हम जनता जनार्दन का सुझाव भी लें, जनता के साथ बेहतर संवाद भी बनाएं। हमारा व्यवहार, हमारी कार्य पद्धति, याद रखना एक एक बात को जनता याद कर रही है, नोट कर रही है, उन गतिविधियों को वॉच करती है और फिर वक्त आने पर उसका जवाब भी देती है। जवाब देती है। लोकतंत्र में उसको आप नहीं सकते हो, बोलेगा नहीं, लेकिन वक्त आने पर व्यक्त जरूर करेगा अपनी बातों। इसलिए इन सभी चीजों पर ध्यान रखते हुए हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस बात को कहते हैं कि चुनाव जीतने का तो एक ही तरीका है, हम देश प्रदेश या अपने किसी संसदीय क्षेत्र की बात करना बंद करें, अपने बूथ की बात करना शुरू करें। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में, जब अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हम लोगों ने 80 में से 64 सीट जीती थी। तो आज तो और भी अच्छा अनुकूल वातावरण है। आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है। सरकार के कार्य भी हैं, मोदी जी का नेतृत्व भी है, संगठन का दायरा भी बढ़ा है, बहुत सारी आशा और आकांक्षाओं को भी पूरा करने का काम हुआ है। उन स्थितियों में परिणाम 80 के 80, 100%, कल के परिणाम की तरह 80 के 80, 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने चाहिए। और उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी वर्कर्स को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नियुक्ति पत्र सौंपा। मिशन रोजगार के तहत आंगनबाड़ी वर्कर्स को 3000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद सभी वर्कर्स को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम ने कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अहम योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है। कोविड में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने बेहतर काम किया। 40 वर्ष से प्रदेश में और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों पे कहर ढाने वाली इस महामारी को पूरी तरह समाप्त करने में फील्ड लेवल के हमारे जितने भी इस प्रकार के वर्कर हैं, इन लोगों ने, इनके प्रयास से, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। जिस बीमारी से प्रतिवर्ष 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी, आज मैं कह सकता हूं कि उस बीमारी को हम लोगों ने पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। अब इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होगी। ये सफल मॉडल है यूपी का, और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी संस्थाओं को जिन लोगों ने हमारे साथ सहयोग करके इस महामारी से यूपी के बच्चों को बचाने का काम किया। बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर थानों की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नए साइबर क्राइम थानों का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि साइबर सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर शासन प्रतिबद्ध है और हर तरह की सुविधा और सुरक्षा मुहैया करने के लिए तैयार है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने पीएसी को खत्म किया था, क्योंकि पीएसी रहती तो दंगा कैसे कर पाते। पहले की सरकारें दंगाइयों को गले लगाती थी, हार पहनाती थी, लेकिन आज दंगाइयों के लिए काल है यूपी पुलिस। दंगाइयों पर यमराज की तरह यूपी पुलिस टूट पड़ती है। तो आज यूपी पुलिस की जमकर तारीफ भी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने
यूपी पुलिस की तारीफ की। उनका कहना है कि आज अगर यूपी में दंगे नहीं हो रहे हैं, दंगाई अगर डरे हुए हैं, तो उसकी वजह उत्तर प्रदेश की पुलिस ही है। हमारे सामने चैलेंज था, एक कर्फ्यू ग्रस्त प्रदेश को, इस दंगा ग्रस्त प्रदेश को, माफियाओं से पूरी तरह त्रस्त प्रदेश को, जहां पे न व्यापारी सुरक्षित थी न बेटी सुरक्षित थी, जिस प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था, उस प्रदेश को मैं कोई आना नहीं चाहता था। कहां से नौकरी आएगी, कहां से विकास होगा? आबादी में देश का नंबर 1 प्रदेश, लेकिन अर्थव्यवस्था में 6, 7वें नंबर पर भी हमारी गिनती नहीं होती थी। यूपीपीएससी पहले की सरकारें समाप्त कर रही, दंगा कैसे समाप्त होता है? जब दंगाइयों को ये लोग अपने गले का हार बनाएंगे। आज क्योंकि दंगों के लिए काल है यूपी पुलिस, दंगाइयों का काल है, यानी कह सकते हैं कि उनके लिए यमराज बनकर के टूट पड़ती है यूपीपीएससी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त महाराष्ट्र के यवतमाल से जारी कर दी है। 16वीं किस्त के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 21,000 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। किसानों के खाते में राशि डीबीटी के जरिए पहुंचाई गई। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। किसानों के खाते में ये राशि हर 4 महीने के अंतराल में 2-2 हजार रुपए कर 3 किस्तों में भेजी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण समेत कंपनी को कड़ी फटकार लगाई और यह पूछा कि आखिर कंपनी के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के स्वास्थ्य से संबंधित तमाम विज्ञापनों पर रोक लगाते हुए कंपनी के आगामी विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। पतंजलि के विज्ञापनों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण को गुमराह करने वाले विज्ञापनों की पब्लिशिंग में शामिल रहने के लिए कोर्ट की अवमानना का नोटिस भी भेजा है। अवमानना नोटिस का जवाब देने के लिए कोर्ट ने कंपनी और उनके मालिक आचार्य बालकृष्ण को 3 हफ्ते का वक्त दिया है। दरअसल पिछले साल कोर्ट ने कंपनी को विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। नवंबर महीने में ही अदालत ने पतंजलि से कहा था कि अगर आदेश का पालन नहीं होता है तो जांच के बाद कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अदालत ने आयुष मंत्रालय से भी कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा है। इधर समाजवादी पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को सीबीआई ने नोटिस दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यह नोटिस अवैध खनन के मामले में जारी किया गया। अखिलेश यादव को बतौर गवाह कल कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। 2012-13 में अखिलेश यादव के पास था खनन मंत्रालय का प्रभार। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2016 में घोटाले की जांच चल रही है। रोक के बावजूद ठेके पर देने का आरोप है। इससे पहले सीबीआई ने आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला के आवास पर छापेमारी की थी और इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो कल सीबीआई के सामने पेश होना होगा अखिलेश यादव को। इस नोटिस के मुताबिक गवाह के तौर पर अखिलेश यादव को पेश होने को कहा गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव को पूछताछ का समन भेजा है और समन भेजकर 29 फरवरी को सीबीआई के दफ्तर में बुलाया गया है। इस वक्त में मैं सीबीआई मुख्यालय पे हूं और जिस तरह से अगर सीबीआई के सूत्र की अगर माने तो ये मामला जो है वो उत्तर प्रदेश में अवैध खनन से जुड़ा मामले में अखिलेश यादव को पूछताछ का समन भेजा गया है।
साल 2012 से लेकर साल 2015 के बीच में इस मामले में सीबीआई की एंट्री हुई थी। सीबीआई के द्वारा इस मामले में कई आरोपियों से पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। इसके साथ साथ इस मामले में कई अन्य आरोपियों का बयान भी दर्ज किया गया था और उसी मामले के आधार पर अब अखिलेश यादव से भी सीबीआई पूछताछ करना चाहती है। लेकिन अगर सीबीआई की बात करें तो अखिलेश यादव से पूछताछ क्यों हो रही है, यह जानना बेहद जरूरी है। दरअसल जिस तरह से इस मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन का कहना है कि चूंकि विपक्ष एकजुट हो रहा है, लिहाजा अब इन सब का सामना भी करना पड़ेगा। नोटिस आएगी तो समाजवादी पार्टी कानूनी राय लेने के बाद अपना पक्ष जरूर रखेगी। समाजवादी पार्टी लगातार गरीबों की, मजलूमों की आवाज को उठा रही है। देश में एक ऐसे गठबंधन को बनाने का काम किया है जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। तो समाजवादी को एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा, मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। समाजवादी न कभी एजेंसियों से, मुकदमों से डरे हैं, न डरेंगे। और इसी मसले पर जब सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, जहां सही लगेगा सीबीआई अपना काम करेगी। वो स्वतंत्र एजेंसी है सीबीआई, और खनन मामले में जब सीबीआई जांच कर रही थी तो उसमें अखिलेश जी का नाम आया हुआ है। ये बात आप लोगों के चैनल पे भी चल चुका है, पूरा देश जान चुका है। सीबीआई अपना काम कर रही है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, काम कर रही है। भाई ओम प्रकाश राजभर के यहाँ सीबीआई क्यों नहीं आ जाती? आप लोगों के यहाँ सीबीआई क्यों नहीं जाती? ईडी आप लोगों के यहाँ क्यों नहीं जाती? जे करे पहले माल है, जे प्रदेश की जनता का माल लुटले है, वही की न जांच हुई कि वो हमारी यहाँ हुई। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर यमुना अथॉरिटी का बुलडोजर चला। जेवर एयरपोर्ट के पास दयानतपुर गांव में चला है बुलडोजर। कब्जा मुक्त कराई गई 85,000 वर्ग मीटर जमीन। इस जमीन की अनुमानित कीमत 125 करोड़ है। अतिक्रमणकारियों को 5 दिन का वक्त दिया गया। यमुना अथॉरिटी के ओएसडी, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इधर सिद्धार्थनगर में पुलिस, एसओजी और गोरखपुर की एसटीएफ यूनिट को बड़ी सफलता मिली। पिछले दिनों हुई पुलिस पेपर लीक मामले में वांछित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। नेपाल बॉर्डर के बढ़नी ढेबरुआ शोहरतगढ़ रोड के गणेश तिराहे पर गिरफ्तारी हुई। अभियुक्तों के पास से अभ्यर्थियों की मार्कशीट, परीक्षा प्रवेश पत्र, ब्लैंक चेक, मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद किए गए। और लखनऊ से आज एक और बड़ी खबर आई। लक्ष्मण टीला मामले में सिविल कोर्ट का अहम फैसला आया। सिविल कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना। निचली अदालत के फैसले पर सिविल कोर्ट ने मुहर लगा दी है। निचली अदालत ने भी हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने ये याचिका दाखिल की थी। मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी। हिंदू पक्ष के मुताबिक मंदिर तोड़कर टीले वाली मस्जिद बनाई गई है। कोर्ट में बताया गया कि औरंगजेब के कार्यकाल में लक्ष्मण टीला ध्वस्त कर मस्जिद बनाई गई थी। चौक थाने के अंतर्गत एक लक्ष्मण टीला हम लोग का है, जिसको कि औरंगजेब के जमाने में औरंगजेब ने उसको नष्ट करके वहाँ पे एक मस्जिद बना दी थी। उस मस्जिद को लेकर के बहुत ही समय से हिंदू पक्ष जो है आंदोलित है, और इस आंदोलन में हम लोगों ने वहाँ पे नियमित पूजा पाठ के लिए एक वाद दाखिल किया था। वह वाद अवर न्यायालय में चल रहा था और उसमें मुस्लिम पक्ष की दलीलों को अस्वीकार करते हुए कि उन्होंने कहा था कि ये वाद चलने योग्य नहीं है। उस बात को चलने योग्य पे उन्होंने कहा साहब इसमें वाद का कारण स्पष्ट नहीं है। तो निचली अदालत का नहीं, वाद का कारण स्पष्ट और बात चलने योग्य, उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया था। उसका उन्होंने रिवीजन किया था, डिसीजन किया, जिसको नरेंद्र कुमार तिती के यहाँ से कल उसमें आदेश पारित हुआ कि नहीं, निचली का अदालत का जो भी आदेश है वो एकदम सही है, उसमें हस्तक्षेप कोई आवश्यकता नहीं। अग्रिम कार्यवाही है तो निचली अदालत को निर्देश पारित कर दिया गया कि इस पर फिर से अग्रिम सुनवाई जारी रखी जाए, उसमें रोक जोती कोई नहीं होगी। इधर माफिया अतीक अहमद को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज को करेली थाना क्षेत्र में लगभग 8 करोड़ कीमत की
अतीक की 560 वर्ग गज जमीन का पता चला। यह जमीन अतीक ने दबंगई के बल पर अपने नाम कराई थी। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि करेली में प्लॉटिंग करने वाले एक बिल्डर को धमकाकर अतीक अहमद ने करोड़ों की यह जमीन अपने नाम करवाई। इस खुलासे के बाद डीसीपी सिटी ने इस प्रॉपर्टी को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने के लिए रिपोर्ट तैयार की है। उमेश पाल और 2 सरकारी गनर हत्याकांड के बाद पुलिस कस्टडी में गैंगवार में मौत के घाट उतारे गए माफिया अतीक अहमद की नामी और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रयागराज पुलिस को अतीक अहमद की एक और संपत्ति का पता लगा है। ये संपत्ति करेली थाना क्षेत्र के 16 मार्केट इलाके में स्थित है। आप देख सकते हैं कि ये बेशकीमती जमीन मेन रोड पर है और ये करीब 560 वर्ग गज जमीन है, जिसकी कीमत बाजार की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल इसका पता उस समय लगा, आप इस बाउंड्री वाल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर बाउंड्री कराई जा रही थी। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।